नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम इंटरव्यू से संबंधित जानकारी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे इंटरव्यू से संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी, कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक सिद्ध होगी ये वीडियो, ठीक है। लेकिन शुरू से अंत तक आप जरूर देखना। मैं अपना एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे जैसे कुछ मतलब आपको लगता है या जैसे जैसे, क्योंकि इंटरव्यू का नाम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, डर। इंटरव्यू का नाम लेते ही क्या होता है, डर लगने लगता है, अरे कैसे होगा, इंटरव्यू है ये, ठीक है। तो आज हम इसमें सब कुछ देखने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन समझाऊंगी कि क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। दोस्तों जब भी इंटरव्यू का नाम लिया जाए तभी सबसे पहले क्या होता है कि डर लगने लगा। लेकिन डर क्यों लगता है? आप बताओ कि आपने बीएड का एग्जाम नहीं दिया, तो बीएड के एग्जाम के बाद आपका वो जो वाइवा होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, तो वो क्या है, उसमें भी तो वही वो जो हमारा वाइवा लेते हैं उसका नाम तो वाइवा है, ये इंटरव्यू है। तो इसमें क्या है तो वो भी हमारा ऐसे ही, जैसे अब हम 4 लोग वो अपने बैठे हुए होंगे, विषय विशेषज्ञ जो वहाँ होते हैं, और वो हमसे क्वेश्चन करते हैं तो वही हम जवाब देते हैं। वही अब इंटरव्यू में होने वाला है। ये सोचो कि जब आपने बीएड करा है, प्रैक्टिकल दिया है, सब कुछ, तो उसमें क्यों इतना घबरा रहे हो। और जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अब जो पीजीटी वाले हैं वो ये सोचो कि अगर मान लो तुमने बीएड भी नहीं किया और एमए किया, तो एमए में भी तो वाइवा होता है ना, तो उसमें भी तुम्हें फायदा मिलेगा। तो उस चीज को तुम ध्यान में रख के तैयारी करो, डरो मत। अगर डरोगे तो जो तुमसे आता है वो भी गलत हो जाएगा। और कभी भी कोई अपने में पूर्ण नहीं होता, क्योंकि तुमने देखा होगा, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा मैंने तो नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई अपने में पूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति में कमी होती है। तो कोई ये तो नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन नहीं बताए तो मतलब सिलेक्शन रुक जाएगा या नंबर कम मिलेंगे, क्या ऐसा नहीं है। मगर यह है कि क्वेश्चनों के ज्यादा से ज्यादा हम उत्तर देंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए विशेष ध्यान हमें क्या देना है कि अपना सबसे पहले कि डर नहीं, डर से वैसे कहते ही है कि डर के आगे जीत है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की घबराहट नहीं निकालेंगे तो जो आता हुआ ना वो भी गलत कर देंगे। इसलिए बस ये कि डरेंगे नहीं। जहां तुम्हारा इंटरव्यू कक्ष है ना, उससे बाहर ही अपना डर छोड़ के तब अंदर जाएंगे आराम से, ठीक है। और सबसे पहला ध्यान रखेंगे अपनी ड्रेस का कि कैसी पहननी है। जो लड़के हैं वो मतलब एक जीन्स ना पहने तो ज्यादा अच्छा है, ट्राउजर पहने अपना, या लाइट ब्लू या वाइट कलर इस तरह से अपना शर्ट पहन सकते हैं। और जूते भी खट खट करने वाले नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि आवाज हो अजीब से लगते हैं। साधारण पहनो एकदम से। वही महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कि आप वैसे तो सूट या साड़ी कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन एक टीचर की जो मतलब गरिमा झलकती है वो एक साड़ी में झलकती है। तो इसलिए आपको क्या पहनना चाहिए, साड़ी ज्यादा अच्छी उचित रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं कोई ड्रेस कोड है इंटरव्यू का कि आपको ये ड्रेस पहननी है। ये मतलब कि देखने में ये लगे थोड़ा सा आपका लुक कि एक टीचर वाला लुक आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो आप चप्पल जूते कुछ भी पहनेंगे तो वो ऐसे नहीं पहनेंगे जो आवाज करें, बस जो मतलब कंफर्टेबल भी हो और आवाज भी ना करे, इस तरह से अपना पहन के जाओगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ड्रेस के बारे में। फिर हम जब वहां पहुंच जाते हैं, ये बैठे हैं हमारे इंटरव्यूअर, ठीक है, ये 3 लोग, और ये बैठे हैं आप। तो जब आप ये बैठे हैं तो आप ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जैसे आपसे बात करेंगे, ये आपसे बात कर रहे हैं तो आप इनकी तरफ ध्यान देकर ही आंसर देंगे। ये आपसे बात कर रहे हैं तो इनकी तरफ ध्यान देकर आंसर देंगे। ये बात कर रही हैं तो इनकी तरफ ध्यान देकर आंसर देंगे। उसमें ऐसा नहीं कि देख कहीं रहे हैं और आंसर कहीं दे रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे उन्हीं की बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी को भी इग्नोर में ही मारेंगे, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें। बैठने की लैंग्वेज हमारी ऐसी होनी चाहिए कि साधारण अवस्था में बैठो और दोनों हाथ दोनों पैरों पे होने चाहिए और सीधे बैठना चाहिए। ये नहीं कि आराम से जाकर चेयर पे लग के बैठ जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि वो कई बार ये भी देखते हैं कि आप जैसे कक्ष में एंटर हुए तो कि कुर्सी के पास जाके आप की कुर्सी पड़ी है, तुरंत अंदर आए और बैठ गए। कई बार वो कहते भी नहीं है बैठने के लिए, वो चीज देखना चाहते हैं कि इनमें कितना पेशेंस है। तो आप कुर्सी के पास आके खड़े हो जाए, या तो वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, या पूछ लो कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वो कह दें तो आप बैठ जाओ।
अगला स्टेप अब हमारा वो शुरू होता है कि आप मतलब क्या पढ़ाओगे, कैसे करोगे, आप क्या पढ़ के आए हो, वो सारी बातें आपसे जानकारी वो लेते हैं। तो धीरे धीरे आप इसकी जानकारी कि क्या पढ़ा है, क्या तैयारी करी है, वो इसलिए जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू का नाम सुन के आपने कुछ पढ़ा भी है या एग्जाम का नाम से ही आपने तैयारी करी है। तो इसलिए इंटरव्यू के वो उन्हें अच्छा लगेगा कि आप कहोगे कि सर हाँ मैंने इतिहास पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा है, अपना व्याकरण पढ़ा है, जो पाठ्यक्रम है अपना टीजीटी का वो पढ़ा है या पीजीटी का। ठीक है, ये हमारी कुछ विशेष बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना था। और बस ये कि अपना हाँ एक और कि अपना फोन ले जाओ तो उसे स्विच ऑफ करके तब अंदर कमरे में ले जाना, नहीं तो बाहर किसी को दे सकते हो तो दे देना, क्योंकि वो बहुत गलत बात है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उस टाइम आपका फोन बजे, तो वो गलत है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है आपको। और एक विशेष बात और मैं भूल जाऊं कभी आगे, कि आपको जब भी बोर्ड पर वो आपसे वर्क कराएंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जो टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू में, कि वो बोर्ड से भी आपसे कुछ ना कुछ टॉपिक देके पढ़वाने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाने के बाद उसे रफ करके जरूर आना, मतलब साफ करके आना। बस मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप जब भी इंटरव्यू कक्ष में जाएं तो बस यही सोच के जाएं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल पाने के लिए है। जितनी अच्छा परफॉर्म आप करेंगे, जितनी अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन वहां दिखाएंगे, जितने आपका प्रेजेंट करोगे अच्छा, उतना ही अच्छा मतलब आपका इंटरव्यू जाएगा। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा लंबे समय तक इंटरव्यू चलता है तो सोचते ही पता नहीं क्या बात, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका इंटरव्यू जितने ज्यादा समय चलता है वो ज्यादा अच्छा होता है। और इंटरव्यू का समय ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट का होता है, इंटरव्यू उसी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको आधार बना के दे रही हूँ, क्योंकि इनसे ही ज्यादातर मुझे जो 2013 में इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, बने थे इधर उधर, क्योंकि ये रचनाएं कम पूछना चाहते हैं, जो बेसिक बातें हैं जानकारी है तुमने मतलब रचनाएं ये सारी तो तुमने पढ़ पढ़ के आए हो, तुम रिटन पास करके। मेन चीज है कि नॉलेज कितना रखते हो, कि तुम कितनी नॉलेज रखते हो, कि वो जानना चाहते हैं कि जैसे प्रगतिवाद क्या है, आधुनिकवाद क्या है, पर ठीक है ये सारी बातें वो जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इसलिए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इतिहास पढ़ा है और इतिहास से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले इतिहास किसने लिखा है, तो ये किन्होंने लिखा था? गाडसदा तासी ने। फिर पूछ सकते हैं किस भाषा में लिखा गया था, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, तो हिंदी भाषा का जो रचा गया इतिहास था हिंदी साहित्य का, वो किसने लिखा था? जो हिंदुस्तानी था, भारतीय थे, तो वो थी शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जितने हैं उन्हें एक दो बार रिपीट कर लेना, जो क्या क्या है इसमें, कौन कौन से लेखक के कौन कौन से हैं, इस चीज का ध्यान करके आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभक्त किया है? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इससे विशेष तौर पे सारी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए कि इनका कैसे लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है, और मतलब क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथ इनका माना जाता है और अच्छे ढंग का कहते हैं कि जो अच्छे ढंग का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूछते हैं कि कितने कालों में विभक्त है, तो ये 4 कालों में विभक्त है। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 900 वर्षों का इतिहास था इनका। 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालों में विभक्त किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सभी मैं आपको बताने वाली जो बन सकते हैं। तो कितने कालों में विभक्त किया है? 4 कालों में। कितने वर्षों के इतिहास को? 900 वर्षों के इतिहास को। तो वो काल हमारे कौन कौन से हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल का समय जो माना है 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल का समय माना है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल का समय है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। गद्य काल का 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत। ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। इससे क्वेश्चन एक और पूछते हैं कि जो उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है तो इसे ईस्वी में बांटा है या संवत में बांटा है? तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है ये संवत में बटा हुआ है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बनता है इनका
कि आदिकाल को जो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है वो मतलब कितनी रचनाएं हैं और किनके आधार पर दिया है। तो आदिकाल को जो वीर गाथा काल इन्होंने कहा है तो वो कहा है जो 12 ग्रंथ थे उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर। वो ग्रंथ भी पूछ लेते हैं। उन ग्रंथों का नाम है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमार रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये 12 ग्रंथ है जिसके आधार पर मान गए, जिनकी प्रवृत्तियों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं इनसे कि इन्होंने जो आधुनिक काल के भेद किए हैं वो कितने में मतलब कितने भागों में किए हैं। तो इन्होंने उसके 3 भेद किए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो इसका प्रथम उत्थान का समय क्या है 1925 से 1950 विक्रम संवत, और दूसरे का है उत्थान का समय 1950 से 1975 विक्रम संवत, और तृतीय उत्थान का समय है 1975 से जो वर्तमान चल रहा है। ठीक है, प्रथम उत्थान तो मान लिया इनका भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान है इनका छायावादी युग। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से संबंधित सारी जानकारी थी जो कि इससे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आए और निबंध सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कि रामचंद्र शुक्ल आए और उनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा तो है ही नहीं, कि हिंदी साहित्य में साहित्य की जान है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भक्तिकाल कितने भागों में बटा है। भक्तिकाल कितने भागों में बटा है। तो भक्तिकाल हमारे कितने भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है, एक सगुण और एक निर्गुण। अब सगुण और निर्गुण को भी पूछ लेंगे वो कितनी में बटा हुआ है। तो निर्गुण जैसे ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ऐसे सगुण में जैसे राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और इनके प्रतिनिधि कवि कौन कौन है, तो जैसे कबीर तो हैं संत काव्य धारा के, और जायसी हैं प्रेमाश्रयी काव्य धारा के, राम काव्य धारा के हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्य धारा के हैं सूरदास जी। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। भक्ति काल की भाषा भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम जो काव्य रचना होती थी कौन सी भाषा में होती थी, तो वो अवधी और ब्रज दोनों में होती थी। जैसे ये भक्ति काल का है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे वो पूछ सकते हैं कि रीति काव्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसी तरह से आधुनिक काल का विभाजन पूछ सकते हैं कि कितने कालों में किया गया है, कितने भागों में किया गया है, सॉरी। तो वो कितने भागों में किया गया आधुनिक का, यह है 6 भागों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, और पुनर्जागरण काल किस युग को कहते हैं, जागरण सुधार काल किस युग को कहते हैं, ये भी बनते हैं क्वेश्चन इनसे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी, इनकी समय सीमा भी पूछ लेते हैं कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद की, प्रगतिवाद काल की, प्रयोगवाद की और नई कविता की, इनकी समय सीमा भी पूछ लेते हैं। तो इसको भी देख लेना। आदिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है, वो भी जैसे रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अपना आप ये सारी तैयारी आपको करनी है बेसिकली। इसमें रटंत कुछ नहीं करना, केवल समझने का और जो आपको उत्तर दे सको। और कोशिश ये करना है कि अगर आप जैसे या तो एक जैसे अपना वीडियो बनाते हैं इस तरह से रिकॉर्ड कर लो, अपने मोबाइल में बोल के देखो कि आप कैसे बोल पा रहे हो, ये कैसे जवाब दे पा रहे हो। या आप क्या कर सकते हो, एक आईने के सामने खड़े होकर भी अपने आप को प्रेजेंट करके देख सकते हो कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य के कितने भेद हैं। तो काव्य के कितने भेद हैं हमारे, काव्य मतलब कितने भेद हैं काव्य के, क्योंकि साहित्य जो है पद में, गद में और चंपू 3 में लिखा जाता है। तो काव्य के कितने भेद हैं, 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और श्रव्य काव्य में हमारे आते हैं मुक्तक, प्रबंध, और दृश्य काव्य में नाटक, एकांकी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये पूछते हैं कि दृश्य काव्य में क्या आता है। तो जब घबराहट रहती है तो कई बार हम बोल देंगे निबंध आएगा, उपन्यास आएगा, लेकिन नाटक और एकांकी ये दृश्य काव्य है हमारे। और वैसे तो सब कुछ आप लोग जानते ही हो क्योंकि पढ़ के तो यहाँ तक आए हो। ये सोचो कितने लकी हो कि आप यहाँ तक आए हो, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता है। बस यही इस बात को सोच के खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना बढ़िया प्रेजेंट करोगे।
तो और कौन से हैं काव्य में हमारे, जैसे प्रबंध काव्य है तो श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य में हमारे क्या आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य जो हमारे आते हैं प्रबंध काव्य में। तो महाकाव्य में तो एक बड़ी पूरे मतलब जैसे महाकाव्य हमारे रामायण महाभारत है, और खंड काव्य एक छोटी मतलब कोई एक घटना लेके लिख लेते हैं तो वो हमारा खंड काव्य है। कोई एक विषय, कोई एक क्षेत्र सीमित से समझो तो वो हमारा खंड काव्य है। विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो विद्यापति किस काल के कवि हैं, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। ऐसे ही पूछ लेंगे जायसी किस काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। और भी प्रसिद्ध कवि हैं तो इनका ध्यान रखना चाहिए कि ये किस किस काल के कवि हैं, ठीक है। और विद्यापति की तो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। और हिंदी मतलब कृष्ण काव्य का जो शुरुआत करी है हिंदी में तो वो भी विद्यापति से ही मानी जाती है। संस्कृत में तो जयदेव थे और हिंदी में विद्यापति से मानी जाती है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का भी ध्यान रखना क्योंकि पूछते हैं इनसे विद्यापति से संबंधित क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला में खाली इतना ही नहीं है, पूरी वर्णमाला पढ़ना अच्छे से। कितने अघोष हैं, सघोष हैं, अल्प प्राण है, महाप्राण है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त, और मतलब कौन से दंती हैं, कौन से वो है, पूरी वर्णमाला एक अच्छे से पढ़नी है, तैयार करनी दोबारा से आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए तो तैयार की होगी लेकिन अब आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करनी है। वर्णमाला से एक क्वेश्चन बनते हैं, हर बार पूछ लेते हैं, ये छोटे बड़े छोटी बड़ी कि ये कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन है, कितने अयोगवाह हैं, और कंफ्यूज करते हैं। अयोगवाह हिंदी में 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत में 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं संस्कृत में। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में क्या अंतर है, क्योंकि इसलिए पूछते हैं, इसमें बताते समय कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं आपको अब बताती हूँ, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, या संधि में 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार को क्या बोलते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, ठीक है। समास, अब समास की डेफिनेशन देंगे हम। समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने का, ठीक है। तो इसमें पद नहीं शब्द आते हैं समास में, इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। समास में क्या होता है, विग्रह होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना कि क्या होता है, समास में विग्रह होता है। आगे देखते हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं। तो हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं वे हमारी कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। तो प्रमुख विधाएं पूछ रहे हैं ना हम से, तो उतनी बताएंगे ना, ठीक है। तो प्रमुख विधाओं में हमारी कौन आती है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है और आलोचना है। ये हमारी क्या है, प्रमुख विधाएं हैं। और गौण विधाएं पूछ लें हमसे कि गौण विधाएं कौन सी है, तो उसमें आती है हमारी आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज, डायरी। ये सब क्या है, हमारी गौण विधाएं, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि हिंदी की गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। गौण विधाएं कौन कौन सी हैं, इसमें गलती नहीं करेंगे, बेसिक जानकारी है लेकिन इसमें ही गलती हम कर देते हैं। आगे देखते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हम किसे कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्धता ही तो सिखाता है। तो वो व्याकरण के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं हमारे, वो आते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार, ठीक है। व्याकरण का मतलब ही शुद्धता से है कि व्याकरण हमें लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब शुद्धता में सिखाता है व्याकरण, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यक्तिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि। आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, यह है व्यक्तिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो व्यक्तिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, क्योंकि इसे हम
या प्रेम और मस्ती के काव्य भी कह सकते हैं। इस तरह से ही आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आते हैं हमारे भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, ठीक है, रमेश्वर शुक्ल, आंचल, ये क्या आते हैं, व्यक्तिवादी काव्य धारा में आते हैं। ऐसे ही हमसे पूछ ले वो राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, तो उसमें आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण नवीन। ऐसे ही हमसे वो पूछ ले प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, तो केदारनाथ, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये के प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ऐसे ही छायावाद के प्रमुख कवि पूछ ले, जो हमारे आधार स्तंभ भी है छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। ऐसे द्विवेदी युग के पूछ लें कि प्रमुख कवि कौन से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। और किसके नाम पर द्विवेदी युग पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऐसे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि, ऐसे ही वो हमसे पूछ लेते हैं कि भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और किस युग के लेखक ऐसे थे, वो पत्रकार भी थे, तो वो भारतीय हिंदू युग के ही थे कि ज्यादातर लेखक वो पत्रकार थे। तो भारतीय हिंदू युग के लेखक याद कर लेना, भारतीय हिंदू बद्रीनारायण चौधरी, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र आदि, ठीक है, ये भारतीय हिंदू युग के लेखक है। इस तरह से यही जानकारी वो आपसे लेंगे कि आपने पढ़ तो लिया, रचनाएं भी मान लेंगे, लेकिन जानकारी भी रखते हो या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखकों के नाम। ये तो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इंटरव्यू के बेसिक बात है ये। ठीक है, तो ये कौन कौन है, ये लेखक हमारे कौन कौन है, इसमें है हमारे 4 लेखक हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसान खां, सदल मिश्र। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन कार्यरत थे ये भी पूछ सकते हैं, तो वो थे लल्लू लाल, सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 में, किसने की थी, बेलेजली ने की थी। ठीक है, इन बातों का सबका ध्यान रखना अपना। और क्या, जैसे आप पूछ सकते हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य के 2 प्रारंभिक लेखक कौन से हैं, तो आधुनिक गद्य साहित्य के प्रारंभिक लेखक 2 थे, एक शिव प्रसाद सितारे, हिंदी राजा लक्ष्मण सिंह, ये थे हमारे आधुनिक गद्य साहित्य के लेखक। आगे देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तद्भव और तत्सम शब्दों में क्या अंतर है। तो तद्भव और तत्सम शब्दों में क्या अंतर है ये देखना है हमें। तो तद्भव शब्द हमारे कौन से होते हैं और तत्सम कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द तो वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों, मतलब संस्कृत से भाषा के बिना मतलब रूप परिवर्तन किए सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं वो अपना बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तो हो गए हमारे तत्सम शब्द। ऐसे ही हमारे तद्भव शब्द हैं, तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं तथा थोड़ा सा जिसमें रूप परिवर्तन किया गया है और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनका तत्सम रूप नहीं पाया जाता वो हमारे क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो आपसे पूछ ले संकर शब्द कौन से होते हैं, तो संकर शब्द वो होते हैं जिनका निर्माण 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ होता है, वे संकर शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के समकालीन नाटक एवं नाटककार। ये क्वेश्चन बहुत, क्योंकि ये बेसिक बात है कि जो प्रेजेंट के हैं नाटक नाटककार, उपन्यास उपन्यासकार, कहानी कहानीकार, तो ये पता होने चाहिए कौन कौन से हैं हमारे जो प्रेजेंट के हैं। इनमें से कुछ 5, अगर आप 3-4 भी आप बता देते हैं तब भी बहुत कुछ है कि कुछ तो नॉलेज है। तो इसमें जो हमारे समकालीन नाटककार हैं तो वो है मृत्युंजय प्रभाकर, इनका नाटक है आषाढ़ के 3 दिन। सुरेंद्र वर्मा, इनका नाटक है उठो अहिल्या। गिरीश कार्नाड, इनका नाटक है शादी का एल्बम। शंकर शेष, इनका नाटक है आधी रात के बाद। वर्षादास, इनका नाटक है प्रेम और पत्थर। इसी तरह से समकालीन उपन्यासकार, समकालीन कहानीकार, तो समकालीन उपन्यासकार बोल देती हूँ, तो आप चाहे नोट कर लेना इनको। ठीक है, तो ये लेखक है मैत्री पुष्पा। मैं जो लेखक बोलूंगी इसमें से अगर वो कहे ना कि आप मतलब समकालीन 5 महिला लेखकों के नाम बताओ या 5 पुरुष लेखकों के नाम बताओ, तो वो भी आप इनमें से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैत्री पुष्पा है, इनका उपन्यास है गुना बेगुना। ममता कालिया, इनका उपन्यास है कल्चर बल्चर। गीता श्री, इनका उपन्यास है हसीनाबाद। नरेंद्र कोहली, इनका उपन्यास है सागर मंथन। मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनका उपन्यास है मल्लिका। ऐसे ही हमारे समकालीन कहानीकार हैं,
तो इसमें है मैत्रेयी पुष्पा, इनका है ललमुनिया कहानी। काशीनाथ सिंह, इनकी कहानी है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। मृणाल पांडे, इनकी कहानी है हेमूली हीरामणि कथा। जगदीश पीयूष, किस्से अवध के। भीष्म सायनी, इनकी कहानी है शोभा यात्रा। नरेंद्र नागदेव, इनकी कहानी है पेड़ खाली नहीं है। ठीक है, अब निबंधकार भी ये लिख लेना आप या याद कर लेना, एक दो बार सुन के तो आज याद हो जाएंगे। दो दो चार चार भी आपको याद हो जाती है तो भी बहुत है आपके लिए। लेखक है हमारे मृदुला गर्ग, इनका निबंध है रंग ढंग। नरेंद्र कोहली, इनका निबंध है आधुनिक लड़की की पीड़ा। ज्ञान चतुर्वेदी, इनका निबंध है दंगे में मुर्गा। कौन सा है? दंगे में मुर्गा। पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनका निबंध है स्कोलेरिस की छाव में। स्कोलेरिस की छाव में। असगर बजाहत, इनका निबंध है सफाई गंदा काम है। ठीक है, तो ये हमारे जो वर्तमान समकालीन उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार, तो इनको आप नोट कर लेना या सुन लेना तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये याद होने चाहिए। दो चार महिला लेखिका पूछे तब भी आप इनमें से बता देना, और पुरुष तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी जानकारी सब होनी चाहिए। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। आनंदीबेन पटेल है मुख्यमंत्री। जैसे अभी मैंने बोल दिया ना आनंदीबेन पटेल, इस तरह से मत बोलना, उन्हें बोलना या तो माननीय या महामहिम। ठीक है, ऐसे ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस तरह से बोलना, मतलब माननीय लगा के तब उन्हें सम्मानित करते हुए तब बोलना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछली और 1 तीर कमान। इस तरह से एक गोल बना हुआ होगा, उसमें इस तरह से ये लगा हुआ आता है। उत्तर प्रदेश की आप यूपी बोर्ड की जो बुक है उस पे भी देखना मिलेगा आपको। तो यहाँ दोनों तरफ मछली बनी होंगी, यहाँ इधर इधर, और यहाँ पर क्या होगा? तीर होगा ये। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ होगा इसके बाहर एक लाइन खींच के उत्तर प्रदेश ऊपर, इस तरह से। तो ये लिखा हुआ होगा, तो ये है उत्तर प्रदेश का चिन्ह, राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का मतलब राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य मछली क्या है? मतलब राज्य का जो वृक्ष है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का सारस। इस तरह से मतलब राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान कर लेना इन चीजों से, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बातें अपनी आती हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। कबीर के रहस्यवाद और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है? तो कबीर के रहस्यवाद और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है? तो कबीर का रहस्यवाद जो है वो कैसा है? कबीर का रहस्यवाद है हमारा साधनात्मक, और जायसी का रहस्यवाद कैसा है? भावात्मक। तो कबीर ने जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता कहा है वो कहा है कि साधना से भी, और जायसी ने कहा है कि भावात्मक, प्रेम के माध्यम से। कहा है कि जो प्रेम के माध्यम से, कि सूफी मत है कि आत्मा परमात्मा के मिलन से ही प्रेम का महत्वपूर्ण मतलब स्थान दिखाया है उसमें जायसी ने। ठीक है, और आपसे पूछ लें कि रहस्यवादी कवि कौन कौन से हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। जैसे विद्यापति हैं, कबीर है, जायसी है, तुलसी है, मीराबाई है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है। आधुनिक युग में सबसे ज्यादा रहस्यवाद मिलता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा से पूछ लेते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता? क्योंकि जो वेदना और पीड़ा जो मीराबाई में मिलती है ना, तो वही महादेवी वर्मा में मिलती है देखने के लिए, इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये विशेषण है। और हिंदी शब्द में कितने वर्ण हैं? हिंदी शब्द में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। हिंदी शब्द में कितने वर्ण हैं? 5। एक छोटा सा यही क्वेश्चन पिछली बार नहीं बताया गया था कि हिंदी शब्द में कितने वर्ण हैं। एक तो ये ई की मात्रा हो गई, एक ये हो गया, एक अनुस्वार हो गया, एक दा हो गया, और एक ई की मात्रा हो गई, बड़ी ई की।
ठीक है, हस्वी और दीर्घी, इस तरह से। तो कितने हो गए? 5 वर्ण हो गए। और हिंदी ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा बोर्ड पर। जब भी आप क्लास में और आपसे पढ़ाने के लिए कहेंगे, वो आप जाएंगे तो वो पूछेंगे आप कौन, मतलब या तो पहली बात तो वो बता नहीं रहे। जहां तक मैंने अपना नॉलेज मैंने पूछा एक दो से, तो उन्होंने बताया कि वो ये सिर्फ यही कहते हैं कि आप जो भी तैयार करके आए वो टॉपिक बोर्ड पे पढ़ा दीजिए। तो आप बोर्ड पे जब भी पढ़ाने जाएंगे तो हिंदी इस तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, अपना सब्जेक्ट विषय वहां डालेंगे, एक तरफ डेट लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे हिंदी, उसके नीचे अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। और पढ़ाने के बाद ध्यान रखना कि जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए तो उसके जब आते समय आप पूछ के आएंगे कि बोर्ड साफ करके तभी आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छे टीचर की आदत वही होती है कि वो अपना लिखा हुआ साफ करके आए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो ऐसा बस, और कुछ डरने का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ डरना है, और डर के आगे तो जीत है। मेहनत करे हो और यहाँ तक आए हो तो बहुत बड़ी बात है कि आपको आयोग में इंटरव्यू का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हजारों लाखों बच्चों में से आप छट के वहां तक पहुंचे हैं, तो बस घबराने की क्या बात है। और कोई भी रास्ता आखिरी नहीं होता है, एक रास्ता बंद होते हैं तो 1000 रास्ते खुलते हैं। और डरो मत। सबसे बड़ी बात इंटरव्यू की यही आती है कि जो डरता नहीं है वही अपना आगे बढ़ता है। कई बार हम डर लगते लगते भी ना जो सही होता वही गलत कर देते हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान देना। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना भूल गई। इसमें एक भक्ति काल से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि जो वे है मीराबाई, इनसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो भी आपको बता दूं। और इनके गुरु, मीराबाई के गुरु तो आप जानते ही हैं रस खान। और मीराबाई का जन्म मतलब कहीं कहीं तो दे रखा है कुड़की गांव में, तो लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दे रखा है ना, तो इनका जन्म है चौकड़ी। अगर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि जो मीराबाई है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो चौकड़ी गांव में ही बताना। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? चौकड़ी में। और पुत्री किनकी थी? ये रत्न सिंह की थी। विवाह हुआ था इनका भोजराज सिंह के साथ। ठीक है, ये कुछ जानकारी थी बेसिक जो आपके लिए थी। और पूरा मतलब एकदम अच्छे से तैयारी करके जाओ, नो टेंशन, अच्छे वाले एकदम बढ़िया, कोई कुछ नहीं। जितना तुम डरते हो ना इतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं वो सब लोग, और आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। वो आपको देखते ही बस वो खुद ही जानते हैं कि इंटरव्यू में डरते हैं बच्चे, तो वो पहले एकदम रिलैक्स होकर जैसे बैठोगे, बस हल्के हल्के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फिर जब धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और हमेशा एक बात कहूंगी कि ध्यान ये रखना है, कभी भी आपको बहस नहीं करनी है, फालतू अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं। कोई अगर वो एक बार कहते हैं कि ऐसे नहीं है ऐसे हैं, तो मान लेना चाहिए कि हो सकता है सर ये ऐसे ही हो, मैं गलत ध्यान हो मुझे। ठीक है, इस तरह से। या कोई क्वेश्चन नहीं आता तो माफी चाहता हूँ या माफी चाहती हूँ, सर इसका क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना। अब ये थोड़ी कि तुम मतलब घर का थोड़ी है किसी से भी मतलब आम आदमी समझ के बहस करने लगो, वहां तुम्हारी मतलब एक लाइफ का भी सवाल है। थोड़े से ही तुम्हारे कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, तुम्हारा अगर व्यवहार अच्छा है और उसी व्यवहार से तुम्हारे वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए अपना व्यवहार जितना अच्छे से अच्छा हो प्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि व्यवहार हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ में। और एक टीचर का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचर एक वैसे भी भविष्य देश का निर्माण करता तो होता ही है टीचर, क्योंकि एक टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा बताओ। क्योंकि टीचर को तो अच्छे बुरे सभी लोग मिलेंगे, जो बच्चे हैं अच्छे व्यवहार के मिलेंगे, गंदे तो उन्हें तो सबको डील करना है। इसलिए अपना व्यवहार ऐसा बना के चलो कि मतलब थोड़े उससे एकदम से होपलेस ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ हाइपर होकर। ठीक है, हर बात का ध्यान रखना है, विशेष विशेष बस छोटे छोटे पॉइंट नोट करने चाहिए। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। और जब यहाँ तक आए हो ना तो बिल्कुल मत डरो, बस ये सोचो कि मैं आयोग तक आया हूँ, बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को देखो जिनको मौका ही नहीं मिला वहां तक जाने का, तो वो क्या है, उनसे भी तो पूछो, वो तो वहां तक जाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है कि तुम आयोग तक तो जा रहे हो, तो जा रहे हो आयोग तक तो सेलेक्ट भी होगे जरूर। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना और मेहनत करना अपना। और बाकी आपकी कोई मतलब जरूरत है या आपको लगता है कुछ, तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी जितनी मुझसे हो सकेगी। बट डर के आगे जीत है, हमेशा लगे रहो, मेहनत करते रहो, किसी भी चीज के लिए इतना घबराओ नहीं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।